आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी सन 2024 के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के बारे में, जिसका पहला प्रश्न है हमारे सामने। नकचांद गार्डन कहाँ स्थित है? द फेमस नकचांद गार्डन इज लोकेटेड इन। इसके जो ऑप्शंस हैं वो श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़ अथवा शिमला। तो जो इसका सही उत्तर है वो है चंडीगढ़। यह पंजाब राज्य के चंडीगढ़ में स्थित है। यह गार्डन जो है अपने अतुलनीय और काल्पनिक ढांचों के लिए जाना जाता है। आइए हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने। प्रेशर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। दाब को किसमें मापा जाता है? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रेशर यानी कि दाब इक्वल्स टू होता है F अपॉन ए, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल के नाम से जानते हैं। जो दाब की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो बार में होती है। 1 बार यानी कि बार इक्वल्स टू होता है 1 लाख पास्कल। 1 लाख पास्कल एक बार में जो है वो 1 लाख पास्कल होता है। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो फोर्स और एरिया ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने। द टेस्ट ऑफ डायग्नोजिंग HIV इज। HIV का पता लगाने के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो इसको पैप स्मीयर, एलिशा टेस्ट, DNA टेस्ट या फिर मैनटोक्स टेस्ट। जो मैनटोक्स टेस्ट है ये तो जो है वो 6 रोग के संक्रमण को पता लगाने के लिए किया जाता है। पैप स्मीयर जो है उसका उपयोग जो है महिलाओं के गर्भाशय के मुंह के कैंसर और अन्य समस्याओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। ये भी गलत हुआ। एलिशा टेस्ट जो है इसका उपयोग जो है वो HIV को पता लगाने के लिए किया जाता है। HIV का जो फुल फॉर्म है वो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। इसके HIV को पता लगाने के जो अन्य प्रमुख टेस्ट हैं जैसे वेस्टर्न ब्लड टेस्ट हुआ, रैपिड HIV टेस्ट हुआ, CD4 काउंट टेस्ट हुआ। ये जो 3 और टेस्ट के नाम मैंने बताए, इन टेस्ट के थ्रू भी HIV का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंस इन द ईयर। कौन से ईयर में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? तो गांधी इरविन समझौते पर जो हस्ताक्षर किया गया था वो 5 अगस्त 1931 को किया गया था। यह समझौता महात्मा गांधी और ब्रिटिश सरकार गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट ऑप्शन है 1931। इस समझौते का जो उद्देश्य था वो भारत में चल रहे असहमति और आंदोलन को शांत करना था। इस समझौते के जो मुख्य बिंदु हैं जैसे नमक सत्याग्रह को समाप्त किया गया, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया, लेकिन सभी को नहीं रिहा किया गया था। नमक उत्पादन बिक्री पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटा दिया गया और कांग्रेस को नमक कानून बनाने के खिलाफ आंदोलन करने की अनुमति दी गई, जो कि इस हस्ताक्षर में बताया गया हुआ है। अगला प्रश्न है हमारे सामने। व्हिच मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ द फॉलोइंग वायलेंस ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद स्थगित कर दिया गया था? तो जो चौरी चौरा कांड के बाद में किसको स्थगित किया गया था? तो जो चौरी चौरा कांड था वो कब हुआ था? वो हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। तो वो कौन सा आंदोलन था? तो वो था असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में इसको समाप्त कर दिया गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इसे ही हम नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जानते हैं। और यह कब समाप्त किया गया था? तो यह समाप्त किया गया था
12 फरवरी 1922 को, यानी कि 7 दिनों के बाद में। अगर हम खिलाफत आंदोलन की बात करें, जो ऑप्शन नंबर 1 है, यह जो है 1919 में, यानी कि 1919 से 1924 के बीच में एक प्रमुख राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन था। भारत छोड़ो जो आंदोलन था, ये 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, जिसे हम क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं। होम रूल आंदोलन जो था, इसका मतलब था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए भारत को कुछ हद तक स्वशासन प्राप्त करना था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, द नेम ऑफ द फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वाज। भारत में स्थापित पहले बैंक का नाम बताएं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है वो सही है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1770 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? कोलकाता में हुई थी। कोलकाता में हुई थी। किसने किया था? तो इसको जो है वो जॉर्ज फिनले ने प्रारंभ किया था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत एक व्यापारिक बैंक के रूप में काम करता था। 1930 ईस्वी में वित्तीय समस्याओं के कारण इसको बंद कर दिया गया। और यह कब बंद हुआ? तो 1830 ईस्वी में इसको बंद कर दिया गया था। इसके बाद में 1865 ईस्वी में नेशनल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और सिंध बैंक जैसी अन्य बैंकों की स्थापना हुई। अगर हम इसमें आरबीआई की बात करें, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है, इसकी जो है स्थापना 1 अप्रैल 1935 की हुई थी। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है आरबीआई का वो मुंबई में है। इंपीरियल बैंक जो है इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, फाइंड द सिमिलैरिटी इन द फॉलोइंग्स। निम्नलिखित में से समानताएं ढूंढें। ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, कॉड लीवर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। जैतून का तेल, नारियल तेल, कॉड लीवर तेल, सूर्यमुखी तेल। इन सब में समानताएं क्या हैं? ऑल ऑफ देम आर वेजिटेबल ऑयल्स? नहीं। ऑल ऑफ देम आर रिच इन विटामिन ए? नहीं। ऑल ऑफ देम आर रिच इन विटामिन डी? ये भी ऑप्शन गलत है। ऑल ऑफ देम आर ऑयल्स, ये सभी जो हैं वो एक प्रकार के ऑयल्स हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज ह्यूमन इंटेस्टाइन व्हिच वन इज लार्जर। अगर हम छोटी आंत और बड़ी आंत की बात करें तो दोनों में से कौन सी बड़ी होती है? अगर हम छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत की जो लेंथ होती है वो 6 मीटर होती है और बड़ी आंत की जो लेंथ होती है 1.5 मीटर होती है। तो दोनों में से बड़ी कौन सी हुई? तो छोटी आंत हुई। इसका जो सही उत्तर है वो है छोटी आंत। छोटी आंत की लेंथ जो होती है वो बड़ी होती है, उसके कंपैरिजन में 4.5 मीटर इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉर हाउ मेनी मंथ्स इज ए चेक वैलिड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जारी होने के कितने महीने तक एक चेक जो है वो वैध रहता है, यानी कि उसका उपयोग हम कर सकते हैं? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने? तो यानी कि ये केवल 90 डेज के लिए वैलिड होता है। 90 डेज के लिए, 90 दिनों के लिए, यानी कि 3 महीने तक इसको हम उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हु सर्व्ड एज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया था? के कामराज, मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पंत या फिर सी राजगोपालाचारी। तो जिसका जो सही उत्तर है वो सरदार वल्लभ भाई पंत ने, ये हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और यही गृह मंत्री भी थे। ये साथ साथ में गृह मंत्री भी थे, गृह मंत्री थे। इन्होंने 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक ये इस पद पर कार्यरत रहे थे। अगर हम प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। सरदार वल्लभ भाई पंत जी को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। भारत में इन्हें आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता था। इनकी श्रद्धांजलि के रूप में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, जो कि गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर। जो सरदार सरोवर डैम के पास में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति कला है।
इसका जो उद्घाटन था, अगर हम स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें, स्टैचू ऑफ यूनिटी इनके श्रद्धांजलि के रूप में उसको बनाया गया है। इसका जो उद्घाटन था वो 31 अक्टूबर सन 2018 को हुआ था। यह दिन जो है 31 अक्टूबर जो है वो नेशनल यूनिटी डे के नाम से मनाया जाता है। 31 अक्टूबर जो है इनकी ही याद में नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसकी जो हाइट है वो 182 मीटर है, अप्रॉक्स 597 फीट इसकी जो है वो लेंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, विच की इज ऑन द विंडोज कीबोर्ड सेट टू फुल स्क्रीन मोड इन द मोस्ट ब्राउजर। अधिकतर ब्राउजर में विंडोज कीबोर्ड की कौन सी कुंजी यानी कि कौन सी की फुल स्क्रीन मोड को सेट करती है, F1, F10, F11 या फिर F12। तो जिसका सही उत्तर है वो है F11। F11 जो की है वही उसका सही उत्तर है। ये किसी भी स्क्रीन को फुल मोड में कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, नेशनल साइंस डे फालसा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 26 फरवरी को, 27 को, 28 फरवरी को या फिर 29 फरवरी को। तो जो नेशनल साइंस डे है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। डॉक्टर CV रमन जी की याद में मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज किया था। इन्होंने किसका? रमन इफेक्ट की खोज किया था। इसके लिए इन्हें 1930 ईस्वी में, इस प्रभाव के लिए इन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इन्होंने प्रकाश के परावर्तन में रमन प्रभाव की खोज की थी। इनका जो पूरा नाम है वो चंद्रशेखर वेंकट रमन था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, आफ्टर 9/11 ट्रेजेडी द रिबिल्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स इन न्यूयॉर्क इज कॉल्ड। 1911 यानी कि 9/11 के हादसे के बाद न्यूयॉर्क में पुनः निर्मित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर परिसर क्या कहलाता है? न्यू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या फिर वर्ल्ड ट्रेड कॉम्प्लेक्स। तो जिसका सही उत्तर है वो है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। यानी कि यह नाम जो है वो देश की एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। 1911 के हादसे के बाद न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ध्वस्त हुए परिसर को पुनः निर्माण करके वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से बनाया गया। इसे जो है वो फ्रीडम टावर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो इसकी जो हाइट है 541 मीटर है। यह अमेरिका का सबसे ऊंचा और दुनिया का चौथा सबसे ऊंची इमारत है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रेगुलेट टेम्परेचर टू ए पर्टिकुलर डिग्री इज कॉल्ड। वह उपकरण जिसका प्रयोग एक विशेष डिग्री पर तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। थर्मोस्टेट, थर्मोमीटर, पायरोमीटर या फिर थर्मोकपल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का जो है प्रयोग किसी भी उपकरण में इसका जो प्रयोग जो है एक विशेष डिग्री या फिर तापमान को नियंत्रित करने के लिए या फिर बरकरार रखने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है वो सामान्यतः हीटर, AC, रेफ्रिजरेटर यानी कि मीन्स दैट फ्रिज में इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक स्वचालित रूप से नियंत्रक यंत्र है। अगर हम थर्मोमीटर की बात करें, जो कि यहाँ पर इस गलत ऑप्शन है, थर्मोमीटर, पायरोमीटर या फिर थर्मोकपल, ये तीनों ऑप्शन जो हैं गलत हैं। लेकिन थर्मोमीटर की अगर हम बात करें तो यह भी ताप मापने में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर जो है इसका उपयोग जो है बहुत उच्च तापमान को मापने में किया जाता है। इससे जो है पायरोमीटर से लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से वो 3000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापा जाता है। थर्मोकपल इसका प्रयोग भी तापमान मापने में करते हैं। यह एक इलेक्ट्रिकल उपकरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के नाखून किससे बने होते हैं? मनुष्य के जो नाखून होते हैं वो पिगमेंट से होते हैं या फिर इलास्टिन से होते हैं, एल्बुमिन से होते हैं या फिर केराटिन से बने होते हैं। तो जो मनुष्य के नाखून होते हैं ये बहुत ही कठिन और दृढ़ प्रोटीन से बने होते हैं। वो प्रोटीन कौन सा है? वो प्रोटीन जो है वो केराटिन है।
केराटिन नामक प्रोटीन से यह बना होता है। नाखून में कोई भी रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, यानी कि कोई भी रक्त को ले आने वाली नसें नहीं होती हैं। नाखून का जो भाग जो हम देखते हैं वह केराटिन का बना होता है। अगर हम यहाँ पे पिगमेंट की बात करें, हमारे शरीर में पिगमेंट क्या होता है, तो मनुष्य के शरीर में जो पिगमेंट्स होते हैं यह प्राकृतिक रंग प्रदान करते हैं, हमें नेचुरल कलर प्रदान करते हैं। जैसे हमारी त्वचा के रंग हुए, आँखों के रंग हुए, बालों के रंग हुए, इनका जो निर्धारण है वो कौन करता है, पिगमेंट्स करते हैं। पिगमेंट में कौन सा पिगमेंट करता है, तो वो उसका नाम है मेलानिन। मेलानिन नामक जो पिगमेंट होता है, इसकी वजह से यही निर्धारण करता है हमारे शरीर में त्वचा, बालों और आँखों के कलर्स को। नेक्स्ट प्रश्न है, महारत्ना रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ। महारत्ना जो है वो किसका एक ग्रुप है, जो है महारत्न से हम क्या आशय समझते हैं, इमर्जिंग स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि लघु उभरते लघु एवं मध्यम उद्योग, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, लीडिंग प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज, या फिर लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज। तो इसका जो सही उत्तर है वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। हमारे देश में जो है वो काफ़ी सारी महारत्न कंपनियां हैं, जैसे ONGC है जिसको जो कि तेल और गैस से संबंधित है, BPCL है पेट्रोलियम और गैस से संबंधित है, सेल जो है वो SAIL वाला सेल जो है वो स्टील के उत्पादन से है, SBI सबको पता है ये बैंक है, NTPC जो है वो बिजली के उत्पादन से है। ये जो 5 कंपनियों के नाम बताए, और भी कंपनियां काफ़ी सारी हैं, ये सब जो है हमारे देश की महारत्न कंपनियां हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, द पीरियोडिसिटी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम इज। राष्ट्रमंडल खेलों की आवधिकता, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल जो है वो कितने समय के बाद में आयोजित किए जाते हैं। नो फिक्स्ड टाइम, इनका कोई इंटरवल नहीं है। 4 वर्ष पे, 5 वर्ष पे, या फिर 6 वर्ष के गैप पे ये मनाए जाते हैं। तो जिसका सही उत्तर है वो है 4 वर्ष के गैप पे ये मनाए जाते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत है, इनकी जो शुरुआत है, अगर हम इनकी शुरुआत की बात करें तो ये 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। कहाँ से, तो इसकी जो शुरुआत थी वो फिनलैंड से हुई थी। सन 2010 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था। कहाँ पर, नई दिल्ली में। उसके बाद में 2014 में हुआ कहाँ पे, स्कॉटलैंड में। उसके बाद में 2018 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ है गोल्ड कोस्ट में। गोल्ड कोस्ट कहाँ पे है, तो ये है जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ASCII। ASCII का जो फुल फॉर्म है उसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पे तो इसका केवल फुल फॉर्म ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 जो कि सही है। यह जो है वो 7 बिट कोडिंग सिस्टम है। 7 बिट कोडिंग सिस्टम है, जैसा कि हम लोग जानते हैं केवल 2 ही हम लोग बिट जानते हैं, लेकिन ये जो है वो 7 बिट कोडिंग सिस्टम है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, नेम द फर्स्ट वोमेन हु ओन द प्रेस्टिजियस एबेल प्राइज। उस महिला का नाम बताइए जिसने प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार जीता। करेन उहलेन बेक, निम्मी हेनरिक, सिमोना हालेप, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वह है करेन उहलेन बेक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगर हम एबेल पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार जो है वो गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है, यानी कि जिसने बहुत बड़ी कोई रिसर्च कर ली है तो यानी कि उसको इसमें नामित किया जाता है। और यह जो है वो कहाँ पे दिया जाता है, ये जो है नॉर्वे की सरकार द्वारा दिया जाता है। अगर इसकी बात करें पहली महिला किसने जीता था, तो मैरीम मिर्जा खानी, इन्होंने इस पुरस्कार को सबसे पहले सन 2014 ईस्वी में जीता था। एबेल पुरस्कार की अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2001 ईस्वी में की गई थी। नॉर्वे की जो राजधानी है वो है ओस्लो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नॉर्वे की राजधानी क्या है, तो नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्ट्रोसैट इज इंडियाज फर्स्ट। एस्ट्रोसैट भारत का पहला क्या, टोही उपग्रह है, सुदूर संवेदन उपग्रह है, अंतरिक्ष वेधशाला है, या फिर संचार उपग्रह है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्पेस ऑब्जर्वेटरी, यानी कि अंतरिक्ष वेधशाला है, ऑप्शन नंबर
3 जो है इसका करेक्ट उत्तर है। भारत का जो पहला अंतरिक्ष आधारित खगोल शास्त्रीय वेधशाला है ये, ठीक ना, ये जो है इसरो द्वारा 28 सितंबर 2015 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसरो का अगर हम मुख्यालय की बात करें, अगर हम कहें कि इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो वो बेंगलोर में है। और इसरो के जो मुख्यालय की स्थापना हुई थी, इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 1969 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्लीचिंग एजेंट? इनमें से कौन सा एक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विरंजक साधन नहीं है? सोडियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जो इसका सही उत्तर है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। ये तीनों जो हैं यहाँ पर 1 2 तीनों ऊपर के तीनों के ऑप्शन जो हैं वो ब्लीचिंग एजेंट हैं। एक और होता है उसका नाम है सोडियम डाइऑक्साइड, ये भी एक ब्लीचिंग एजेंट है। इसका जो प्रयोग होता है रंग या दाग को हटाने में, पदार्थों को सफ़ेद बनाने में और उनकी चमक को वापस लाने में जो है हम ब्लीचिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टू कंडक्ट डिटेल स्टडी इन डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म इन लेवस्टॉक्स बायोसेफ्टी लेबोरेटरी हैज़ बीन सेट अप इन इंडिया एट। पशुओं में बीमारी की वजह बनने वाले जीवों पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए भारत में जैव सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? लुधियाना में, बेंगलोर में, आनंद में या फिर इलाहाबाद में? कहाँ पे की गई है? तो वो जो है वो बेंगलोर में की गई है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला टेस्ट मैच 1989 में कहाँ पे खेला था? तो इसका बहुत इजी सा उत्तर है, वो पाकिस्तान में खेले हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी? पुडुचेरी है, बिल्कुल है। चंडीगढ़, ये भी एक है। लक्षद्वीप, ये भी है। सिक्किम जो है यहाँ पर सही उत्तर है, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगर हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो अंडमान और निकोबार है, चंडीगढ़ है, दादर और नगर हवेली और दमन दीव है, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू और कश्मीर है। ये इतने जो हैं वो जो है हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, एयर क्वालिटी इंडेक्स इज, वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है? ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन, ए नंबर, ए मेजरिंग ह्यूमिडिटी लेवल, नहीं, ह्यूमिडिटी का लेवल तो इससे नहीं मापते हैं। फॉर फोरकास्टिंग रेन, नहीं, वर्षा का पूर्वानुमान भी नहीं करते हैं। ये एक नंबर भी नहीं है, सिंपल नंबर नहीं है तो नंबर, बट ये सिंपल नंबर नहीं है, ठीक ना। तो ये जो है वायु में प्रदूषण को मापने का एक साधन है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू ए ग्रुप? निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, निकोबार या फिर अंडमान? तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो पुडुचेरी होगा। क्यों? लक्षद्वीप, निकोबार और अंडमान जो हैं ये द्वीप समूह हैं, बट पुडुचेरी जो है वो द्वीप समूह नहीं है, जो कि इनमें से ये चारों में से पुडुचेरी जो है वही राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज लोकेटेड एट। इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में, नई दिल्ली में, पुणे में या फिर मुंबई में? तो इसका जो अभी हमने पढ़ा था, इसका जो मुख्यालय है वह है बेंगलोर में स्थित है। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष अगर हम कहें, वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? तो एस सोमनाथ है। कब से? 13 जनवरी 2022 से। इसके पहले कौन थे? डॉक्टर सिवन थे। डॉक्टर सिवान जो थे वह हमारे देश के इसरो के अध्यक्ष थे सन 2022 के पहले। लेकिन वर्तमान में कौन है? एस सोमनाथ हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, द मेडिसिन पैरासीटामोल इज। पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल किस प्रकार की दवा है? एक पीड़ाहार है, एक ज्वरनाशक है, एक पीड़ाहार और ज्वरनाशक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है? नहीं, ये तो नहीं है। पीड़ाहार है,
हाँ सही है, जरनाशक भी है, ये दोनों है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही होगा। यह एक प्रकार की पीड़ाहार और जरनाशक दवा है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 इज शेड्यूल्ड टू बी होस्टेड बाई, ठीक ना, किसके द्वारा क्रिकेट विश्व कप 2027 का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है वो मेंस का, वो किसके द्वारा आयोजित किया जाए, यानी कि उसका मेजबानी कौन करेगा? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका? नहीं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड? नहीं। यूके, इंग्लैंड? ये भी नहीं है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया जो है 2027 में होने वाले मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप का आयोजन करेंगे। अगर हम कहें दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी जो है वो केप टाउन और प्रिटोरिया है। जिम्बाब्वे की हम सबको पता है हरारे है। नमीबिया की बात करें तो विंडहोक है, विंडहोक इसकी जो है वो राजधानी है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितने परसेंट है? लगभग 74%, 76%, 78% या फिर 80%। वायु में जो इसकी मात्रा होती है वो 78.08% होती है। इस यहाँ पर हमसे लगभग पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। वायु में जो अन्य मात्राएं होती हैं, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 20.95% होती है, अप्रॉक्स 21%। आर्गन एक भी पाई जाती है, आर्गन की जो मात्रा होती है 0.93%। उसके बाद में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 0.04% पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सामान्य बातचीत का स्तर क्या होता है? अगर हम नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, यानी कि हम चिल्ला नहीं रहे हैं, हमारे घर हम जो है लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मली किसी से बातें कर रहे हैं, तो उसका जो है ध्वनि का स्तर कितना होता है, यानी कि जो वॉइस नॉइज लेवल होगा वो कितने डेसिबल में होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो नॉइज़ का लेवल होता है उसको हम डेसिबल में मेज़र करते हैं। कितने डेसिबल होता है एक जनरल कन्वर्सेशन का? 60 डेसिबल, 70 डेसिबल, 80 डेसिबल या फिर 90 डेसिबल। तो जो इसका सामान्य होता है वो अप्रॉक्स 60 टू 70 डेसिबल होता है, 60 टू 70 डेसिबल होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम दोनों को सही मान सकते हैं, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। जो विमान होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, इस तरीके के जो विमान होते हैं, जब वो हवा भरते हैं, उड़ान भरते हैं, तो इनका जो नॉइज का लेवल होता है वो 120 dB होता है, 120 डेसिबल तक होता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, रूपी साइन इज ए, रुपए का जो प्रतीक है वो किससे बना हुआ है? जैसे देवनागरी लेटर से है या फिर रोमन अक्षर से बना हुआ है, संस्कृत की लिपि से बना है? नहीं, ऑप्शन नंबर 3 तो गलत है। ये जो रा और आर से मिल करके बना हुआ है। रोमन का आर, ये रोमन स्क्रिप्ट से आर लिया गया है और देवनागरी लिपि से रा लिया गया है, तो इस तरीके से ये हमारा बना हुआ है। तो ये इसका जो प्रतीक है वो रोमन और देवनागरी लिपि का जो है वो संयोजन है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है, यानी कि इसका जो साइन का जो डिजाइन किया था उनका नाम था दिनेश चंद्र नाम था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर की जो उत्तरी सीमा है वो किससे लगी हुई है? तो उसका जो है वो लद्दाख रीजन से है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष आधारित आवर्धन प्रणाली है? इनसैट, गगन, जीएसैट या फिर सरल? तो यहाँ पर गगन जो है वो यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, सेक्युलरिज्म मीन, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है वो है फ्रीडम टू रिलीजन एंड वर्शिप। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, नेम द इंडियन हु बिकेम द CEO ऑफ गूगल, उस भारतीय का नाम बताइए जो गूगल का CEO है। करंट में गूगल का जो CEO है वो सुंदर पिचाई, ये भारतीय मूल के निवासी हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, गंगा एक्शन प्लान इनिशिएटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एम्स, जो केंद्र सरकार द्वारा जो शुरू की गई है गंगा योजना, इसका लक्ष्य क्या है? गंगा नदी के प्रवाह को सरल बनाना, गंगा नदी में प्रदूषण को कम करना,
या फिर सिंचाई के लिए गंगा जल का प्रभावी प्रयोग, जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में गंगा जल का प्रयोग। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि गंगा में हो रहे प्रदूषण को कम करना इसका उद्देश्य है। इसके लिए सन 2014 में भारत सरकार ने नमामि गंगे योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सिमला एग्रीमेंट 1972 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन। भारत और पाकिस्तान के बीच, यहाँ पे ये बीच लिखा हुआ है, 1972 में सिमला समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया था? बार्नेस कोर्ट में, एल सरली बिल्डिंग में, वाइसर गिल लॉज में, या फिर गॉर्डन कैसल में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बार्नेस कोर्ट में। बार्नेस कोर्ट जो है वो राजभवन है, कहाँ पे? शिमला में है। तो ये कहाँ पे है? शिमला में स्थित है बार्नेस कोर्ट, वहाँ पर इस पर हस्ताक्षर किया गया था। हस्ताक्षर के टाइम पे भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का जो मकसद था वो भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष और टकराव को खत्म करना था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का संबंध किससे है? एयर पोल्यूशन से, समुद्र प्रदूषण से, भोजन में मिलावट से, या फिर निर्वनीकरण से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है समुद्र प्रदूषण से। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का जो मुख्यालय है वो लंदन में है। अगर इसका आईएमओ का अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका कहाँ पे है? लंदन में स्थित है। इसके जो हैं टोटल कितने देश हैं? तो 175 कंट्रीज जो हैं इसके जुड़े हुए हैं, और 3 सहयोगी देश